हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, टुडे इज द डे 11 ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। आज आपका डे 11 है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर। जिन बच्चों ने अभी तक बेटा पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं। ऑलरेडी 10 क्लासेस हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ चुकी हैं। आज हमारा डे 11 है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सो बेटा द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आज हम रिवर्स क्रोनोलॉजी के अंदर करेंगे क्वेश्चन, स्टार्टिंग विद द पेडोलॉजी एंड देन प्रोसीड टू द कंटेंट। Which of the following is least preferred in facilitating the understanding of a concept in science? अगर बेटा मुझे बच्चों को कंसेप्ट सिखाने हैं साइंस के अंदर, तो इसमें से आप सबसे कम क्या करेंगे, सबसे कम प्रेफर आप क्या रखेंगे? बच्चों को डिफाइन कराएंगे कंसेप्ट के लिए, स्टूडेंट से कहेंगे कि बेटा कंसेप्ट को आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से जनरलाइज कीजिए, विच इज़ द बेस्ट वे। क्योंकि जब हम बेटा एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं तो बच्चे ज़्यादा चीज़ों को समझते हैं। आस्किंग स्टूडेंट टू गिव नॉन एग्जाम्पल ऑफ द कंसेप्ट, ये भी एक अच्छा चीज़ है बेटा। हम बच्चों से नॉन एग्जाम्पल्स भी पूछ सकते हैं कि जैसे कोई कंसेप्ट है कि ये इससे रिलेटेड कौन कौन से एग्जाम्पल्स नहीं हैं, तो वो भी बच्चों की बेटा क्रिटिकल थिंकिंग को एनहेंस करता है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन कंसेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स, हम बच्चों को ये कह सकते हैं बेटा कि आप इस कंसेप्ट को अपने वर्ड्सों में डिफाइन कीजिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। हमसे पूछा गया है लीस्ट प्रेफर्ड, सबसे कम प्रेफर्ड क्या है? आस्किंग स्टूडेंट टू डिफाइन द कंसेप्ट। डिफाइन एक नेगेटिव वर्ड है, हमेशा याद रखेंगे बेटा, हम कभी भी डिफाइन वर्ड के साथ नहीं जाते। लीस्ट पूछा गया था, सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, इन ऑर्डर टू कैटर टू द स्टूडेंट विद द गिफ्टेडनेस। अगर हमें बेटा जो गिफ्टेडनेस वाले बच्चे हैं उनको कैटर करना है, उन्हें समझना है, तो which of the following is the least desirable to be used in the science classroom? तो साइंस क्लासरूम में हम सबसे कम किस चीज का उपयोग करेंगे? स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड असेसमेंट। देखिए बिल्कुल सही बात है बेटा, स्टैंडर्डाइज करिकुलम असेसमेंट का मतलब हो गया एक ऐसा करिकुलम, एक ऐसा असेसमेंट जो सभी बच्चों के लिए इक्वल है। अगर वो बेटा हम ऐसा करिकुलम और असेसमेंट करेंगे जो सभी बच्चों के लिए इक्वल है, जो सभी के लिए बनाया गया है, तो उसमें बेटा हम गिफ्टेड बच्चों को नहीं पहचान पाएंगे, उनकी जो नीड्स हैं उन्हें नहीं कैटर कर पाएंगे। तो यही ऑप्शन बेटा हमारा लीस्ट डिजायरेबल है। उन्हें एकेडमिक रिच एक्टिविटीज प्रोवाइड करेंगे, दिस इज अ वेरी गुड, अच्छा है। बच्चा इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट करेगा, ये भी बहुत एक अच्छा स्टेप है। बच्चों को बेटा अपॉर्चुनिटीज दी जाए कि वो डाइवर्स पर्सपेक्टिव को एक्सप्रेस कर सके, बिल्कुल सही बात है बेटा। जब बच्चा अपनी जो थिंकिंग है उसे एक्सप्रेस करेगा, तो उसकी जो गिफ्टेडनेस है वो क्या होगी बेटा, बाहर निकल के आएगी। ठीक है, एक्सप्रेस करेगा तो हमें उसकी क्वालिटीज का पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है? while discussing the properties of water, a class 6 learner says that water in the drain is a brown in color, hence the color of water is brown। जब बेटा वाटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जा रहा था, तो एक क्लास 6 के स्टूडेंट ने कहा कि जो पानी जो होता है ड्रेन के अंदर वो ब्राउन कलर का होता है, इसलिए पानी का जो कलर है ब्राउन है। तो अ साइंस टीचर्स रिस्पॉन्स शुड बी, अब ऐसी चीज पे एक टाइम जो साइंस टीचर है उसका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? क्या उसे उसके स्टेटमेंट को इग्नोर करना चाहिए? नहीं बेटा, अगर आप स्टेटमेंट इग्नोर करोगे तो बच्चा उसी चीज को सही मान लेगा। asserting that दिस लॉजिक इज इनकरेक्ट, बस इतना बता देने से कि ये लॉजिक करेक्ट नहीं है, क्या बच्चे की जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होगी? नहीं। हमें क्या करना है, उसके जो रेस्पॉन्स है उसे एक्सेप्ट करना है, प्लस उसे हमें उसका लॉजिक बताना है कि सही रेस्पॉन्स क्या होगा और उसका पीछे का लॉजिक क्या है, वो ब्राउन कलर किस वजह से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, रेस्पॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और बच्चे को लॉजिक समझाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, स्टूडेंट टेक्स अ बॉइल्ड पोटैटो पेस्ट इन अ टेस्ट ट्यूब। एक स्टूडेंट है वो क्या करता है, एक बॉइल्ड पोटैटो पेस्ट टेस्ट ट्यूब में लेता है, उस पे कुछ ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन की डालता है, उसके बाद उस स्टेटमेंट को कॉपी में लिखती है। तो उसने देखा पोटैटो टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर। देखिए यहाँ पे किसका यूज हो रहा है बेटा, सेंसेस का यूज हो रहा है। मैंने हमेशा बताया जब कभी भी सेंस का यूज होगा तो वो क्या होगा बेटा, ऑब्जर्वेशन।
और जब हम उसके बेसिस पे कोई रिजल्ट बताएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन्फरेंस। अब यहाँ पे पोटैटो स्टार्च कंटेन कर रहा है, तो ये मेरा क्या है, इन्फरेंस। तो मेरा ए ऑब्जर्वेशन है और बी मेरा क्या है, इन्फरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग साइंस। साइंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नो सिंगल साइंटिफिक मेथड एग्जिस्ट, ये बात बिल्कुल सही है बेटा, किसी भी चीज को करने का एक सिंगल साइंटिफिक मेथड नहीं होता। कल्चर प्ले करता है एक रोल साइंस की नॉलेज को डेवलप करने में, ये बात बिल्कुल सही है। क्रिएटिविटी का रोल नहीं है साइंस में बेटा, ये बात तो गलत है। बिना क्रिएटिविटी के तो साइंस ही नहीं हो सकती। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो आप नए नए एक्सपेरिमेंट को कैसे कंडक्ट कर पाओगे, नई नई चीजों को कैसे सोच पाओगे। सो बेटा यही हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल इन द सेल्स ऑफ देयर लीव्स। ये कहते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं अपनी लीव्स में। प्लांट्स को सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है फॉर द फोटोसिंथेसिस। देखिए जो प्लांट क्लोरोफिल कंटेन करते हैं अपनी सेल्स में, दिस इज द फैक्ट। ये क्या है बेटा, फैक्ट है। ठीक है। और प्लांट को सनलाइट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। ये हमें कब पता चला था, जब हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी, उससे हमें पता चला था कि बिना इन चीजों के हम ये नहीं सरवाइव कर सकते प्लांट। तो बेसिकली हमने जब ये रिजल्ट बताया तो दिस इज इन्फरेंस। तो S1 मेरा फैक्ट है और S2 क्या है, इन्फरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को लेके बेटा इनमें से कौन सी बात सही है। इन एन इन्वेस्टिगेशन डाटा इज ऑलवेज न्यूमेरिकल। इन्वेस्टिगेशन में हमेशा डाटा न्यूमेरिकल होगा। नो बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल ही हो। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जहाँ पे बेटा आप नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, किसके माध्यम से, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। इसमें आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करते हैं जिससे कि आप उन हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकें, डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर कंक्लूजन बनाते हैं बेटा बेस्ड ऑन द एविडेंस। तो ये न्यूमेरिकल होता है हमेशा, ये बात गलत है। देयर इज ओनली वन करेक्ट मेथड इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में बेटा केवल एक ही करेक्ट मेथड हो सकता है, तो ये बात भी दोनों गलत है। तो बेटा दोनों ही हमारी बातें क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, द ऑल्टरनेट कंसेप्शन ऑफ लर्नर्स टेंड टू परसिस्ट इवन आफ्टर फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। कहते हैं जो ऑल्टरनेट कंसेप्शंस होता है लर्नर के, वो फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के बाद भी परसिस्ट करता है। इन्होंने कहा, बच्चे ने कहा कि कोई चीज़ है मैम, जैसे स्टार्स है, ठीक है। स्टार्स की हमको पता है कि स्टार्स की अपनी लाइट नहीं होती, सॉरी मून की नहीं होती। तो क्या होते हैं, तो अगर बच्चे ने कोई चीज़ अपने दिमाग में बिठा ली तो उसकी उस चीज को निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो ये बात सही है। एक्सेप्टेड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आर ऑफन यूज काउंटर इंट्यूटिव। देखिए सबसे पहले ऑल्टरनेट कंसेप्शन समझिए। ऑल्टरनेट कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन जो होते हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज या बिलीफ होते हैं जो किसी लर्नर को होते हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। लेकिन वो आपका कॉन्फ्लिक्ट करता है किसके साथ, साइंटिफिकली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। यानी कि ये ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जो बच्चे ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कल्चर या सोशल फैक्टर्स की वजह से परसीव किए होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, लर्नर को जो होता है उसे, जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है उसे एक्सेप्ट करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। ठीक है, क्या होती है, दिक्कत होती है। तो इसमें क्या है बेटा, ये दोनों ही बातें क्या है, आपकी सही है और रीजन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रिया इज प्लानिंग और टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी फॉर अ ग्रेड 6। अनुप्रिया है बेटा, वो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी प्लान कर रही है 6 के स्टूडेंट्स के लिए वाटर पॉल्यूशन पे। इनमें से कौन सी एक्टिविटीज है जो प्रेफर की जाएगी, जो एकोमोडेट कर सके लर्नर को विद, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी लर्निंग स्टाइल्स अलग अलग हैं, उनकी जो
जो प्रेफरेंस है उनको एकोमोडेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों को चार्ट दिखाएंगे ऑन वेरियस कॉजेज, वाटर पॉल्यूशन के वेरियस कॉजेज में, या बच्चों को बेटा फील्ड विजिट कराएंगे। तो ये फील्ड विजिट इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपके पास कोई चीज आप करा सकते हो तो फील्ड विजिट इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following question is best suited to assess divergent thinking in learner? बच्चों के अंदर बेटा divergent thinking जो होती है उसको assess करने के लिए आप इनमें से कौन सा क्वेश्चन पूछोगे। divergent thinking क्या होती है, divergent thinking बेटा एक क्या होता है जहाँ पे बच्चा किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल आइडियाज या सॉल्यूशन जनरेट करता है बजाय एक के। ठीक है, अब आपने अगर बोला ड्रॉ और लेबल वाटर साइकिल, तो इसमें आपके बेटा बच्चा एक ही चीज कर सकता है। ठीक है, which process is responsible for the formation of seeds of formation of clouds? तो बेटा इसका एक स्पेसिफिक आंसर हो सकता है कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन क्या होगा, इसके मल्टीपल आंसर्स नहीं हो सकते। बच्चा इसमें थिंकिंग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर सकता, मतलब बच्चे की थिंकिंग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती इसके अंदर। What would happen if there was no water cycle? अगर वाटर साइकिल नहीं होगी तो क्या होगा? यस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप 10 बच्चों से पूछोगे तो पॉसिबिलिटी हाई है कि वहां पे बच्चा 10 आंसर्स आपको बताएगा। इसका कोई एक स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता। तो इसी तरह के क्वेश्चन को बोला जाता है बेटा डाइवर्जेंट क्वेश्चंस या डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले क्वेश्चंस। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा सेल्स ऑर्गेनल्स के बारे में बोला गया है। ठीक, तो इन्होंने पूछा है बेटा कि आइडेंटिफाई करो कि किस तरह के सेल्स होते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है सेल्स ऑर्गेनल्स के बारे में। ए, सेल वॉल। देखो अब एक बात हमेशा याद रखना बेटा कि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है। तो ये बात याद रखेंगे हमेशा। जैसे ही वर्ड सेल वॉल आ जाएगा तो सीधा प्लांट सेलेक्ट कर लो। क्या सेलेक्ट कर लो? प्लांट्स को सेलेक्ट कर लो। ठीक, तो सेल वॉल्स, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, तो ये तो पता है भाई, ये तो मेरा प्लांट सेल है ही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। सी इज सेल मेम्ब्रेन, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। ओके, तो बेटा इसमें ए और सी ये हमारे क्या है, प्लांट सेल्स, और बी इज द एनिमल सेल। ठीक, क्योंकि जो बेटा प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स भी हमारे किस में होते हैं, आपके प्लांट्स के अंदर होते हैं, जो हमें क्या करते हैं बेटा, आपके कलर करने का काम करते हैं। प्लास्टिड्स हमारे बेटा 3 टाइप के होते हैं। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, जिसके अंदर बेटा हमारा क्या होता है, पिगमेंट्स होते हैं जो कि फ्रूट्स और फ्लावर को कलर देते हैं। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, जो किसी भी तरह का पिगमेंट नहीं कंटेन करता, बट जो मटेरियल है उसे स्टोरेज करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली सेल वॉल्स और प्लास्टिड्स ये दोनों ही किस में होते हैं, प्लांट सेल्स में, इसलिए हम ए एंड सी आर प्लांट सेल्स एंड बी इज द एनिमल सेल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द लीव्स ऑफ ए कैरेट प्लांट्स हैव रेक्टिकुलेट वेनेशन। जो लीव्स होती हैं कैरेट प्लांट की, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। इस बात को कौन सा स्टेटमेंट सपोर्ट करता है? प्लांट्स हैविंग टैप रूट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, plants having fibrous roots have reticulate venations. There is no relation between type of venation and roots. All the leaves have reticulate venation. नहीं बेटा, एक बात याद रखेंगे, जितने भी टैप रूट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी टैप रूट होंगी उसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, और फिब्रस रूट वाले में हमारे पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। रेटिकुलेट, ठीक है, पैरेलल वेनेशन किस में मिलता है हमें बेटा, आपकी फिब्रस रूट्स वाले में। तो इसका ऑप्शन क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर 1, प्लांट्स हैविंग टैप रूट्स हैव रेक्टिकुलेट वेनिशन। ठीक है, याद रखेंगे बेटा रूट सिस्टम में आपके दो मेन टाइप होते हैं, एक होता है टैप रूट, एक होता है फिब्रस रूट। टैप रूट में क्या होता है बेटा, एक इसमें एक सिंगल रूट होती है और बाकी सारी
अदर रूट्स होती हैं, ऐसे में टैप रूट कहते हैं जो मेन रूट होती है। और फिब्रस रूट में क्या होता है, इसमें बेटा बहुत सारी रूट्स होती हैं, कोई एक मेन रूट नहीं होती, इससे फिब्रस रूट कहते हैं। वेनेशन की बात करूं तो बेटा वेनेशन क्या होता है, जो हमारी लीव्स के ऊपर पैटर्न बने होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वेनेशन। ठीक। अगर मेरा इस तरीके की बनी हुई है बेटा, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज आपका रेटिकुलेट वेनेशन। और आपने लीव्स देखी होंगी बेटा जिसमें कुछ इस टाइप की वेनेशन बनी होती है, इस तरीके से पैटर्न बने होते हैं, इसे हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज अ विटामिन विच इज नीड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डस्ट। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन बेटा। ये कहते हैं कौन से विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए। तो बेटा जो विटामिन सी होता है उसका एब्जॉर्प्शन तभी पॉसिबल होता है, विटामिन सी की जरूरत पड़ती है आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर आपके बॉडी में आयरन है लेकिन विटामिन सी की कमी है तो वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहते हैं कि मेटल ए डिस्प्लेस करता है मेटल बी को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन के, लेकिन सी को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। मेटल ए डिस्प्लेस करता है मेटल बी को, यानी कि ए स्ट्रॉन्गर है लेकिन ये सी को नहीं डिस्प्लेस कर पाता, तो इसका मतलब सी इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मेटल बी डिस्प्लेसेस मेटल डी, यानी कि ये कहते हैं मेटल बी डिस्प्लेस कर रहा है मेटल डी को, तो यानी कि बी डी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। विच इज द सेकंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल, तो बेटा सबसे सेकंड मोस्ट रिएक्टिव, सब सेकंड नंबर पे सबसे रिएक्टिव कौन सा है, दैट इज ए, ऑप्शन नंबर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ऑर्डर टू मेल्ट गोल्ड, गोल्ड स्मिथ जो होता है बेटा, वो जो आउटर मोस्ट जोन होती है फ्लेम की, मेटल पाइप का यूज करके उसे मेल्ट करता है। जो आउटर मोस्ट जोन होता है नियरेस्ट इज द नियरेस्ट एंड नॉट टू हॉट टू ब्लो। तो बेटा पहला स्टेटमेंट सही है कि जो गोल्ड स्मिथ होता है अगर उसे गोल्ड को मेल्ट करना है तो वो जो फ्लेम का बेटा आउटर मोस्ट जोन है उसका यूज करता है। ठीक है, ये कहते हैं नियरेस्ट एंड नॉट, बेटा वो सबसे गर्म जो सबसे बाहर का हिस्सा होता है वो सबसे गर्म होता है, नॉट नहीं आएगा, टू हॉट टू ब्लो। तो बेटा इसमें क्या है, ए हमारा टू है और बी हमारा गलत है। याद रखेंगे फ्लेम के अंदर जो बेटा सबसे अंदर का हिस्सा होता है, जो सबसे अंदर का हिस्सा होता है ये सबसे ठंडा होता है, और जो सबसे बाहर का हिस्सा होता है वो सबसे गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रिक्शन इज ट्रू, फ्रिक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल पता है बेटा, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा आपका फ्रिक्शन लगेगा। कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता स्टेशनरी कार पे, मैंने बताया था बेटा फ्रिक्शन हमारा हमेशा वर्क करता है। अगर कार स्टेशनरी भी है तो उस पर कौन सा वर्क कर रहा है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा वर्क कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ये बात सही है कि रोलिंग फ्रिक्शन बेटा क्या होता है, कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में होता है, स्टैटिक में, याद रखेंगे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक में, उससे कम स्लाइडिंग में फ्रिक्शन होता है और सबसे कम होता है रोलिंग में। यानी कि अगर मैं कहूँ चीज सबसे पहले किस पे फिसलेगी, जहां पे रोलिंग वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी मैंने बताया था बेटा लास्ट क्लास में कि अगर एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ओके, इन्होंने कहा है कि बेटा ये दिस इज द नॉर्मल, ये कहते हैं एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल है, 30 डिग्री। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो हमें पता है बेटा जो एंगल जिस एंगल जो इंसिडेंट रे होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, जितने पे आई है उतनी पे वापस जाएगी। अब इन्होंने क्या पूछा है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये टोटल एंगल पूछा है कितना होगा। तो बेटा 30 + 30 क्या होगा, 60। क्या होगा, 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग है बेटा, रोटेट्स ऑन अ हाईली टिल्टेड एक्सिस, यानी कि
बहुत ही ज्यादा टिल्ट हुए हुए एक्सिस पे कौन सा हमारा बेटा रोटेट करता है, तो वो होता है बेटा यूरेनस। ठीक। नेक्स्ट है कोल्ड एंड विंडी। कोल्ड और विंडी कौन सा आपका प्लेनेट होता है? दैट इज नेपट्यून। जो बेटा फेजेस दिखाता है मून की तरह, दैट इज वीनस। और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है आपकी? यूरेनस की। तो आपका बेटा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होती है बेटा? लाइन होती है। ठीक। What can be concluded about the motion from the graph? अब मोशन के बारे में क्या देखिए, अब एक चीज समझिए, मेरा अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर मेरा जो लाइन है वो इस तरीके की बन रही है, तो ये क्या दर्शाता है बेटा? दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या दर्शाता है? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस तरह की लाइन बना रहा है, इसका क्या मतलब है? कि टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस उतना का उतना ही है। इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? रेस्ट पर है। यानी कि ऑब्जेक्ट मेरा चल नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है? कि ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट। तो अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ मेरी लाइन है, तो मेरी लाइन वो ऐसे भी हो सकती है जो क्या बताती है? यूनिफॉर्म मोशन। अब वो मेरी लाइन ऐसे भी हो सकती है जो क्या बताती है? ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पे। तो आंसर क्या होगा? इट मे बी यूनिफॉर्म और ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑलवेज। ऐसा कौन सा बेटा मिरर है, यहाँ पे लेंस मिरर के बारे में बताया गया है कि जो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनाते हैं। तो बेटा हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट, देखिए अगर मैं मिरर की बात करूं, अगर मैं हम मिरर की बात करूं तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट दो बनाते हैं। एक प्लेन मिरर बनाते हैं हमेशा, और एक बनाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये दो हैं। अब देखते हैं क्या मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर आ रहा है कहीं? ए इज कॉन्वेक्स लेंस, ए इज कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे मुझे मिल रहा है। बी इज कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्वेक्स लेंस, बी इज कॉन्केव लेंस। तो ये देखिए, अच्छा एक चीज और बात याद रखिएगा बेटा, जो प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर की होती है वही प्रॉपर्टी किसकी होती है? कॉनकेव लेंस की। अपोजिट हो जाता है नाम। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी और कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी सेम होती है। तो आपका ए क्या हो सकता है? ए मेरा क्या हो सकता है? कॉन्वेक्स मिरर या फिर कॉनकेव लेंस। क्या है? ए कुड बी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट होती है। सही बात है, नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से बनी हुई है। तो यानी कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होगी, करंट का फ्लो होगा, तब तक वो मैग्नेट काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। इट इज़ अ वीक मैग्नेट, ये बात गलत है बेटा। ये हमारी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में से आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में से आती है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि बेटा ये जो मैग्नेट की वर्किंग है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती है। अगर हम करंट का फ्लो ज़्यादा कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा देंगे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह भी काम कर सकती है। जैसे कि आपने क्रेन्स देखी होंगी, वो कितना कितना ज़्यादा हैवी लोड उठा लेती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग दी जाती है। तो क्या है? ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। If equal amount of hot tea is poured in a metal cup and a plastic cup, ये कहते हैं हमने गर्म चाय एक मेटल कप में डाली और एक प्लास्टिक कप में डाली, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? जो टी होती है मेटल कप की, वो लंबे समय तक गर्म रहती है, एज मेटल इज हॉट टू टच, while plastic cup is not hot to touch. ओके। द टी जो मेटल कप में गर्म इसलिए रहती है, एज अ मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके। टी जो होती है मेटल कप में डज नॉट रिमेन हॉट फॉर लॉन्गर टाइम, एज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है।
A tea in a metal cup remains hot for a longer time as compared to the plastic cup, as plastic is a bad conductor of heat. ओके, तो देखिए, जिस रेट पे बेटा हीट ट्रांसफर होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, वो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करता है। वो मटेरियल जिनकी हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो जल्दी हीट ट्रांसफर करते हैं, किससे? जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है। अगर इक्वल अमाउंट ऑफ हॉट टी हम पोर करेंगे मेटल कप में एंड प्लास्टिक कप में, जो टी होगी बेटा मेटल कप में वो ज़्यादा टाइम तक गर्म नहीं रहेगी, क्योंकि मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है हीट का। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेटल है गुड कंडक्टर है हीट का, जबकि प्लास्टिक क्या है? बैड कंडक्टर है हीट की। तो जब हम हॉट टी को पोर करेंगे मेटल कप में, तो जो हीट होती होगी बेटा वो जल्दी से ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है। और क्या होगा किसकी वजह से? क्योंकि जो मेटल कप होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है। तो मेटल कप की जो हीट होगी बेटा उसकी सराउंडिंग में वो ट्रांसफर जल्दी हो जाती है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। द टी इन द मेटल कप डज नॉट रिमेन हॉट फॉर लॉन्गर टाइम एज द मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर गिवन टू बैग्स, एक वाइड स्ट्रैप के साथ और एक नैरो स्ट्रैप के साथ, फॉर कैरिंग अ गिवन नंबर ऑफ बुक्स। बुक्स उठाने के लिए यू वुड प्रेफर, आप कौन सा यूज करोगे? नैरो स्ट्रैप वाला बैग या वाइड वाइड स्ट्रैप वाला? तो सीधी सी बात है बेटा, आपको पता है दैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ठीक है। एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। तो अगर मैंने वाइड स्ट्रैप वाला बैग उठाया तो एरिया ज़्यादा हो गया। एरिया ज़्यादा होगा तो मुझे प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा? बैग विद द वाइड स्ट्रैप एज फोर्स पर यूनिट एरिया इज लेस। ठीक। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, ट्विंस इन ह्यूमन बींग्स आर फॉर्म, ट्विंस बनते हैं ह्यूमन बींग्स में व्हेन एग्स इज फर्टिलाइज्ड बाय डैश डैश डैश। ओके। देखिए, दो तरह के ट्विंस होते हैं। एक होते हैं बेटा आइडेंटिकल ट्विंस और एक होते हैं फैटर्नल ट्विंस। ठीक है। अब ये समझिए आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, फैटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस कब बनते हैं? जब एक एग दो आइडेंटिकल आपका एम्ब्रियोस में स्प्लिट होता है ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस। मतलब इसमें क्या होता है बेटा? एक एग ही आपका क्या होता है? दो के अंदर स्प्लिट हो जाता है। दिस इज आइडेंटिकल, है ना। और अगर मैं फैटर्नल की बात करूं तो इसमें क्या होता है बेटा? दो सेपरेट एग्स फर्टिलाइज करते हैं, दो सेपरेट उसको स्पर्म सेल से फर्टिलाइज होते हैं। ठीक। आपके जो फैटर्नल ट्विंस होते हैं बेटा वो सेम भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं। उनका जो सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होता फैटर्नल के अंदर। लेकिन अगर मैं आइडेंटिकल की बात करूं तो बेटा इसमें क्या होता है? या तो दोनों सेम आपका क्या रहता है? बॉय होते हैं, दोनों गर्ल होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आइडेंटिकल ट्विंस इज इन ह्यूमन बींग्स आर फॉर्म्ड व्हेन वन एग इज फर्टिलाइज्ड बाय वन। ठीक है। अगर बेटा दो होंगे आइडेंटिकल में, दो से नहीं होता। अब फैटर्नल में दो दो से ही होता है, याद रखेंगे। तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं जा रहा। ओके। रस्टिंग ऑफ आयरन बेटा आपको पता है केमिकल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है। केमिकल एंड इरिवर्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स एडेप्टेशन फीचर ऑफ डेजर्ट प्लांट? डेजर्ट प्लांट्स के लिए बेटा इसमें एडेप्टेशन फीचर कौन सा नहीं है? डेजर्ट में क्या होता है बेटा? पानी की कमी होती है, तो डीप पेनिट्रेटिंग रूट्स होते हैं। रीजन बिंग रूट ज़्यादा अंदर तक इसलिए जाते हैं ताकि वो पानी की जो कमी है उसे पूरा कर सके। तो सी ए तो होगा। तो बेटा इसका मतलब ये ऑप्शंस तो नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्या है? फ्लैशी स्टेम्स होती हैं। फ्लैशी स्टेम्स किस लिए होती हैं? बहुत सारे जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं
उसमें बेटा फ्रेशी ग्रीन स्टेम्स होती हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है। ये स्टेम बेटा फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं और अपने अंदर फूड को स्टोर करती हैं। ठीक है, तो ये स्टेप भी सही है। लीव्स विद द वैक्सी कोटिंग, देखिए वैक्सी कोटिंग जो होती है वो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पाई जाती है जो उन्हें फ्लोट करने में मदद करती हैं, तो ये नहीं है। और स्लोपिंग ब्रांचेस जो होते हैं बेटा, ये हमारे उन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं जो कि आपके माउंटेन्स में होते हैं, हाई उस पे होते हैं, तो ये भी नहीं है। दैट इज सी एंड डी इज नॉट द फीचर ऑफ डेजर्ट प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच Which of the following set represents natural indicator for acid or base? एसिड बेस के लिए बेटा नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हमारे होते हैं? तो बेटा लिटमस एंड टर्मरिक इज द नेचुरल इंडिकेटर, phenolphthalein is not a natural indicator, methyl orange is not a natural indicator. ये बेटा आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश reacts with oxygen and water to form a compound dash, this compound turns dash dash and becomes milky on passing dash। अब बेटा मिल्की वर्ड आता है, तो आपके पूरे कोर्स के अंदर ना एक ही चीज मिल्की है, वो जानते हो क्या है? एक तो गैस कौन सी होती है पता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ये तो बात याद रखना। मिल्की जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होती है। ठीक, तो ये इनमें से कोई ऑप्शन होगा। कैल्शियम को बेटा जब हम, अब देखिए कैल्शियम ही यहाँ पे रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो कैल्शियम को जब हम बेटा पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको पता है जो हाइड्रोक्साइड होता है वो बेसिकली क्या होता है? बेस होता है। तो इसलिए जब हम उसका लिटमस टेस्ट करेंगे तो वो बेटा रेड से ब्लू में चेंज होगा और जो गैस निकलेगी वो क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो आपकी ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती हैं? नहीं बेटा, एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, जितनी वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। एक्सेप्शन है बेटा पल्मोनरी वेन। एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज करती हैं ब्लड हार्ट टू लंग्स, सही बात है। पल्मोनरी वेन्स कैरी करती हैं इम्प्योर ब्लड, बेटा दिस कंटेन्स द प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, तो ऑप्शन नंबर 1। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। वीडियो अगर यूजफुल लगी है, अगर आपको समझ में आई है तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड सभी को पता है बेटा कौन सा है हमारी बॉडी के अंदर? लीवर। आगे देखने की जरूरत नहीं है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी में? लीवर। और क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस, जो किसमें मदद करता है बेटा? फैट्स के डाइजेशन में। सो गाइज दिस इज ऑल। वीडियो अच्छी लगने पे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। थैंक यू।